तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, कल हमने जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जनन स्वास्थ्य वाला, ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज। इसका आज हमारा पहला लेक्चर है ना। तो हम इसमें पूरा रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा दिया था। इसके बाद में रिप्रोडक्शन हेल्थ वाले चैप्टर में क्या आता है, इसमें जो है मैंने बताया था रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं, और इसमें जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि लोग फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो की बात जब आती है तो लोग उनमें बहुत ज़्यादा मिथ्य होते हैं। एकदम कोई भी दिक्कत होती है लोग डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते हैं और एक नीम हकीमों के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को इस चीज़ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं है ना, और लोग एक दूसरे से बताने में शर्माते हैं, तो कोई डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहता है। तो इसी वजह से इसमें बहुत सारी बीमारी होने का भी खतरा रहता है। बहुत सारी सेक्स रिलेटेड डिसीज़ रहती हैं, जैसे एड्स हो जाता है हमारा, ठीक है। और ये जो हमारी रिप्रोडक्टिव डिसीज़ जो रहती हैं ना, STD जो होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, बहुत ही घातक बीमारियाँ होती हैं। एक बार होने के बाद बहुत ही कम चांस होते हैं ट्रीट होने के। HIV के तो ऑलमोस्ट चांस है ही नहीं ठीक होने के। डेथ जो है, मृत्यु निश्चित ही होती है, बस उसको डिले किया जा सकता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। और बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, कुछ का क्योर भी है। जेनाइटल वार्ट्स हो जाता है, हर्पीज़, बहुत सी बीमारी हैं। इसमें क्या होता है, कुछ STD में होता है ऐसे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहते हैं, ठीक है, जनन उन पे जाके अटैक करती हैं, जैसे फुंसी जैसे हो जाते हैं, कुछ तरल का स्राव करने लग जाते हैं हमारे जनन अंग। तो लोग डॉक्टर को दिखाने से शर्माते हैं और ना एक दूसरे को बताते हैं, क्योंकि समाज में उस तरह का माहौल बना हुआ है कि ऐसे बताएंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यही चीज़ें हैं, तो इस जो चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की गई है हमको। ये चैप्टर जो हमारा 12th क्लास में है, यही बच्चों को, मतलब 12th क्लास में बच्चे एकदम किशोरावस्था में होते हैं, तो यही चीज़ उनको बताने की कोशिश की गई है कि वो लोग खुद समझ सकें और दूसरों को भी समझा सकें। ठीक है, आजकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो है हमारे बहुत सारे रिप्रोडक्टिव RCH जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उनके द्वारा कॉलेजों में यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ का टॉपिक पढ़ाने का बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, ताकि लोग इसके बारे में जानें, क्योंकि एक बार जब जानकारी नहीं होती है तब कुछ गलती हो जाती है, उसके बाद में पूरी ज़िंदगी हमें यही चीज़ भुगतनी पड़ती है। तो हमें जानकारी होगी तो पहले से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में हम इसका जो एक छोटा सा लेख था, देखो हम जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, WHO के अनुसार, सब लोग जानते होंगे WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई थी। इसमें क्या है, हमारा जो जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है, जनन स्वास्थ्य के, जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, हमारा शारीरिक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक और हमारा भावात्मक रूप से स्वस्थ जब शरीर होता है ना, हम उसी चीज़ को उसी समाज को हम जनन रूप से स्वस्थ समाज कहते हैं, या उसी से हमारा जनन रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। एक बार लिखिए तब समझ आएगा। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, शारीरिक यानी फिजिकल, ठीक है, और हमारा
सामाजिक यानी सोशल भावात्मक के बाद एक और आ जाता है हमारा व्यवहारात्मक, है ना। भावात्मक के बाद आ जाता है व्यवहारात्मक, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं इमोशनल, है ना। इससे एक जनन रूप से इससे जो है हमारे एक जनन रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है ना। का निर्माण होता है। ये भावात्मक, इसको बोल देते हैं बिहेवियरल, ठीक है इंग्लिश में। जनन स्वास्थ्य का जो अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य जो होता है हमारा, शारीरिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल, शारीरिक, जैसे हमारा सभी शारीरिक रूप से देखते हैं ज़्यादातर लोग, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एकदम स्वस्थ हैं कि नहीं, नॉर्मल साइज एंड शेप में है कि नहीं। और जो हमारा इसके बाद में एक सोशल भी आता है हमारा, सोशल हमारी मेंटलिटी कैसी है, सोशल रूप से स्वस्थ है कि नहीं। और हम बिहेवियर रूप से कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिहेवियर रूप से स्वस्थ है कि नहीं, या हम इमोशनल, मतलब हमारा फिजिकली तो फिट है लेकिन इमोशनली नहीं फिट है, हमारे अंदर गलत विचार आ रहे हैं तो हम फिट नहीं है, हम रिप्रोडक्टिव रूप से हमारा फिट नहीं है, हम जनन स्वास्थ्य के रूप में हम फिट नहीं हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारे अंदर इमोशनली फिट नहीं है, अगर इनमें से एक चीज़ से भी हम फिट नहीं है तो हम जनन स्वास्थ्य से हमारा स्वस्थ नहीं है हमारा जनन स्वास्थ्य, ठीक है। WHO की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आजकल हमारे जो है विश्व में जो है इंडिया ही एक पहला देश था जिन्होंने जनन स्वास्थ्य को एक सीरियस लिया और इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया, ठीक है। किसी भी देश ने नहीं किया था ऐसा। यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लेंगे, विश्व में भारत एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जनन स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम चलाया, ठीक है। भारत जो पहला देश था जिन्होंने जनन स्वास्थ्य को एक सीरियस लिया। जैसे पॉपुलेशन दिन बाई दिन बढ़ती जा रही थी तो इंडिया ने सबसे पहले एक प्रोग्राम लॉन्च किया राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, जिसको हम आजकल RCH के नाम से बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो ये प्रोग्राम था ये कब लॉन्च किया गया? 1951 में इस परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे कुछ समय पश्चात इसका जैसे परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग बोलते हैं ना, तो लोगों का एक विरोध आया कि फैमिली प्लानिंग करवा रहे हैं, ये परिवार नियोजित करवा दे रहे हैं, मतलब उसको सीमित करवा दे रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? इसका नाम परिवार कल्याण
रख दिया। वर्तमान में इस कार्यक्रम को RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बोलते हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब क्योंकि इसका क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा असीमित कर दिया गया, इसमें जो है ये चाइल्ड शब्द भी जोड़ दिया गया। पहले परिवार कल्याण था, इसमें जो है हमारा जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, ये भी जोड़ दिया गया। इसमें बालक को भी जोड़ दिया गया। इसका क्षेत्र बहुत ही असीमित कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया गया। तो इसमें इसका नाम चेंज करके RCH के नाम से आजकल ये फेमस है ना। ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1951 में। कोई पूछे तो कब लॉन्च हुआ था? हमारा इंडिया ने सबसे पहले किया था। और ठीक है, जो 1951 में हमारा RCH जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये याद रहेगा यहाँ तक। अब हम RCH के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, इसी प्रोग्राम के बारे में। ये थ्योरी जैसा है, कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाला है नहीं है, ठीक है। ये जो पहला लेक्चर है हमारा, इतना ज़्यादा समझने वाला नहीं है, तो मैं इसको आपको स्लाइड के रूप में दिखा दूंगा। आप लोग उस मैं समझा भी दूंगा, समझ लीजिएगा और लिखवा भी दूंगा थोड़ा। पहले एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको स्लाइड में दिखा दूंगा, आप लिख लीजिए, ठीक है। RCH, ठीक है, सब लोग फुल फॉर्म जानते हैं इसकी। RCH की क्या फुल फॉर्म है हमारी? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। लिख देता हूँ, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस नाम से आजकल ये प्रसिद्ध है ना। के लक्ष्य, इसके बहुत सारे लक्ष्य हैं और बहुत सारे इम्प्लीमेंट भी किए जा रहे हैं। इसके द्वारा हमारे सरकार इस पे बहुत मेहनत कर रही है, जगह जगह पोस्टर लगवा रही है, ऑडियो भी। और जैसे पहला जो पॉइंट है हमारा, उसमें लिखे इसमें जो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया का, जैसे सुनने और ऐसे रेडियो द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और प्रिंटिंग जो हमारा समाचार पत्र होते हैं उसके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कि लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूकता दी जा रही है कि आप लोग कम से कम परिवार को नियोजित करें और कम से कम बच्चे पैदा करें। और जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जा रही है कि जैसे ऐसे करने से तो कौन सी क्या क्या डिसीज़ हो सकती हैं हम, ठीक है ना। हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, गर्भ निरोधक मेथड, उनको उनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि इनको यूज़ करिए और जनसंख्या को नियंत्रित करिए। बहुत सारे हमारे गर्भ निरोधक विधियाँ हैं, नेचुरल मेथड भी हैं, और हमारे गोलियाँ भी आती हैं, ठीक है, पिल्स, और बैरियर मेथड भी है हमारे, IUDs वगैरह। उन सब के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान किया जा रहा है। टीके भी चल रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, अंतरोपण वाले, ठीक है। तो इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसमें लिखिए आप, ऑडियो वीडियो जो जैसे श्रव्य एवं दृश्य और प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा लोगों को जानकारी प्रदान की जा रही है, ठीक है। इसमें जो है सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन है जो लोगों को जानकारी प्रदान करने में लगे हुए हैं, ठीक है, और सूचनाओं को प्रेषित कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसमें दूसरे में लिखिए आप, जैसे विद्यालयों, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आपको लिखवा भी दूंगा अच्छे से, ठीक है। विद्यालय और जैसे स्कूलों कॉलेजों में जो है
लोगों को जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यौन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि बच्चे उसको पढ़ सकें और कोई भी गलती ना करें, क्योंकि उनको जनन स्वास्थ्य जैसे किशोरावस्था के चेंजेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जैसे किशोरावस्था आती है तो आपको क्या क्या चेंजेस होंगे, डरना नहीं है जिनसे, ठीक है। ये एक एज आती है, बताया जा रहा है कि 14 साल के बाद एक एज आएगी आपके पास, आपके साथ ये चेंजेस होंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले ही नॉलेज दे दी जाएगी, तो ठीक है, कोई भी गलती करने से वो बचेंगे। यहाँ तक समझ में आया। और अगला जो है हमारा एक और पॉइंट आ रहा है कि जैसे जो जिनकी शादी हो चुकी है, जनन नव विवाहित जोड़े हैं या फिर जो विवाह योग्य एज के लोग हैं, उनको नॉलेज प्रदान की जा रही है कि आपको परिवार को नियोजित करना है, क्योंकि जितना छोटा परिवार होगा उतने ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है ना। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन कौन सी गर्भ निरोधक विधियाँ हैं जिनके द्वारा आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। लोग क्या होता था पहले जो है इनके बारे में जानकारी देते थे, लोग बुरा मान जाते थे कि ऐसे कैसे खुले में जानकारी दे रहे हैं, ऐसे कैसे दिखा रहे हैं। लेकिन आजकल जो है इसी वजह से, जैसे पॉपुलेशन एक साथ, इसी जानकारी के अभाव के कारण ही हमारा पॉपुलेशन जो है बढ़ी है एक साथ, तब इसको नियोजित करने की कोशिश की जा रही है ना। इंडिया की पॉपुलेशन आप लोग जानते ही होंगे कितनी ज़्यादा जा रही है विश्व में, हर छठा आदमी भारतीय इंडियन है ना। हर साल जो है 2% के रेट से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, 1000 में से 20 व्यक्ति हर साल बढ़ते जा रहे हैं। और इस जो चौथा पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जैसे गर्भवती महिलाएं, जैसे हमारी गर्भवती महिलाएं, उनको अच्छे से अच्छे पोषण प्रदान करने की जानकारी कि क्या क्या हमको प्रेगनेंसी के टाइम में खाना चाहिए, और जो हमारे वो नवजात शिशु जो होते हैं आफ्टर डिलीवरी, उनको कैसे कितने माह तक दुग्ध पिलाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, क्या क्या पोषण देना चाहिए, और हमारे लड़कियों को समान महत्व देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य है ना। और जो अगला जो पॉइंट आता है हमारा, जैसे अनियमित जनसंख्या से हमारा क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जनसंख्या विस्फोट हो सकता है, और हमारा यौन संबंधी शोषण हो सकते हैं, और यौन दुरुपयोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं ना। हम लोगों को जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी क्या दिक्कत होगी, हमारे संसाधनों की कमी हो जाएगी, क्योंकि संसाधन जो हमारे लिमिटेड है ना। जैसे कोयले की बात करें, पेट्रोल की बात करें, पानी की बात करें, ये सब चीज़ें लिमिटेड हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो यही चीज़ों के लोगों को जानकारी प्रदान की जा रही है। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होंगी उतने यौन संबंधी अपराध भी बढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आप आजकल देख ही रहे होंगे कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और यौन संबंधी अपराध दिन बाई दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। और लोगों को एक सामाजिक रूप से यही जानकारी दी जा रही है। पहले नुक्कड़ नाटक चला करते थे, उसके द्वारा लोगों को जानकारी दी जाती थी। आजकल देखा होगा आपने, हम दो हमारे दो, ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं भी सरकारी प्लेस पे जाएंगे, गांव-गांव में जो होता है मनरेगा के वो लगे होते हैं, पीले पीले लिखाई करा देते हैं कि हम दो हमारे दो, है ना, इस टाइप के। तो वही चीज़ इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। बहुत सारा बजट आता है सरकार के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें देती है इस कार्यक्रम के लिए, फ्री में बहुत सी गर्भ निरोधक चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कराती है, ठीक है, ताकि लोग पॉपुलेशन को कम से कम किया जा सके, है ना। और जो इस RCH कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण रूप से अच्छे जो हमारे इस जो कार्यक्रम का एक लक्ष्य ये भी है कि हमारा कम से कम, जैसे हमारा आप डिलीवरी के टाइम में बहुत ज़्यादा, कभी पीछे पुराने टाइम में क्या होता था, बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती थी माताएं की और बच्चों की, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो हमारा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। अच्छी से अच्छी डिलीवरी के टाइम और जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना, उनको जानकारी देना कि प्रेगनेंसी के टाइम में आपको ये टेस्ट कराने चाहिए, ताकि
बच्चा को पहले ही पता चल जाए क्या दिक्कत है, ठीक है ना। पूरे प्रेगनेंसी काल में आंगनवाड़ी के द्वारा वो बताया जाता है गांव-गांव में। ये RCS प्रोग्राम का एक लक्ष्य है। जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उनके लिए कुछ राशन वाशन टाइप का कुछ होता है जो बताया जाता है गांव-गांव में, है ना। वो इसी प्रोग्राम के अंदर इसका बजट आता है। और जो RCS प्रोग्राम के अगला पॉइंट जो है ये है कि RCS प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए हमारा मजबूत रूप से संरचनात्मक ढांचा, मतलब स्ट्रक्चरल ढांचा मजबूत रूप से होना चाहिए ना, संरचनात्मक सुविधाएं होनी चाहिए। और हमारा स्ट्रक्चरल सर्विसेज और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को हॉस्पिटल, जैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट हमने दे दिया, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खड़े कर दिए गांव-गांव में, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही नहीं है तो फिर क्या है, इंस्ट्रूमेंट, और डॉक्टर हैं भी तो हम वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और जो हमारे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो नहीं है तो क्या होगा। तो वो तीनों चीज़ें हमें देनी है। हमें बेहतर स्ट्रक्चर का सपोर्ट देना है और बेहतर हमारे स्वास्थ्य जो कर्मी हैं उनको देना है, और तीसरा जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल, जो हमारे फिजिकल सपोर्ट देना है इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना, फिजिकल सपोर्ट देना है। तो तीनों चीज़ें मिला करके हमारा जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा लक्ष्य है ना। और लोगों को जनन स्वास्थ्य के रूप में, जो लोगों को जनन स्वास्थ्य के बारे में और जनन स्वास्थ्य की जो समस्याएं होती हैं, जैसे सगर्भता या प्रेगनेंसी के टाइम या प्रसव के टाइम या मेंस्ट्रुअल के टाइम में जो जो दिक्कतें होती हैं ना, और जो जो STD हो जाती हैं, हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है ना, जनन स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारी होती हैं, और हमारा ऐसे गर्भपात जो होता है हमारा, जिसको हम गर्भपात जो होता है उसको अबॉर्शन, हाँ अबॉर्शन में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इन सब के बारे में जानकारी देना और आधुनिक जो है हमारी स्वास्थ्य से सुविधाएं प्रदान करना, ताकि इन जो समस्याएं हैं जनन स्वास्थ्य, इनके द्वारा कम से कम मृत्यु दर हो सके, ठीक है। पॉपुलेशन हमारी जितनी स्वस्थ रहेगी उतना अच्छा है, देश की प्रगति होगी। और बच्चों के लिए व्यापक बाल टीके लगाए जा रहे हैं ना, व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण हो रहा है, उनको इम्यूनाइजेशन किया जा रहा है बच्चों को। पहले पोलियो वैक्सीन लगती थी, ओरल पोलियो, इस प्रकार से बच्चों को वैक्सीन भी लगाई जाती है ना। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसे अभी मैं स्लाइड पे दिखा दूंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा अगला जो टॉपिक आता है इसको बोल देते हैं हम उल विभेदन, है ना, या एमनियोसेंटेसिस जो होता है ना, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एमनियोसेंटेसिस, है ना, एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है हमारा, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है ये, इसके द्वारा मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे फीटस इम्प्लांट हो जाता है ना माता के गर्भाशय के अंदर, तो उसमें एक गुहा जैसा बन जाता है पूरा, उसमें जो हमारा प्लेसेंटा अटैच रहता है, तो उसके अंदर जब बच्चा एक एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तैरता रहता है, 5वें महीने में बच्चे की गति दिख जाती है, तो वो किस में गति करता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है हमारा उसके अंदर घूमता रहता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक तरल को बाहर निकाल लिया जाता है, किसकी मदद से, इंजेक्शन की मदद से। अल्ट्रासाउंड का जो ट्रांसड्यूसर होता है ना, ऐसे करके वो जो होता है उसे लगाते हैं पेट पे और यहाँ इंजेक्शन लगा देते हैं, तो उस यूट्रस में, ठीक है, यूट्रस की बाल में, तो ऊपर से स्किन सरफेस से इंजेक्शन लगा के उस फ्लूइड को थोड़ा सा खींच लेते हैं। उस फ्लूइड से क्या होता है हमारा, उस फ्लूइड को टेस्ट किया जाता है, उसमें गुणसूत्र टेस्ट किए जाते हैं, क्रोमोसोम। तो उसमें क्या होता है, इस चीज़ का हम क्यों शुरुआत की गई थी, इसके द्वारा उसको जो मैंने बताया फ्लूइड को निकाल के उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के द्वारा क्या पता किया जाता है, इसके द्वारा जो हमारे लिंग संलग्न जो रोग होते हैं ना, लिंग संलग्न रोगों का पता किया जाता है।
कौन कौन से लिंक चैनल रोग होते हैं 5वें चैप्टर में आप पढ़ाया जाएगा, जैसे हीमोफीलिया, ये हमारा एक हो गया, सिकल सेल एनीमिया, जैसे उन गुणसूत्रों को निकाल लेते हैं हम, तो इसके द्वारा हमारा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एक और आया था डाउन सिंड्रोम, इनका हम प्रेगनेंसी के टाइम में ही इनका हम परीक्षण कर सकते हैं इस तकनीक के द्वारा, है ना। उल्बेधन तकनीक के द्वारा हम अल्ट्रासाउंड की निगरानी में स्किन के अंदर से एक इंजेक्शन लगाते हैं और हमारा जो भ्रूण जो तैरता रहता है यूट्रस के अंदर, उसमें भ्रूण जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं इंजेक्शन में, है ना। तो उसको टेस्ट किया जाता है, उसका परीक्षण किया जाता है गुणसूत्रों का। तो हम जो गुणसूत्रों की जो अबनॉर्मेलिटी रहती है ना, उनका पता कर लेते हैं ना। जो आनुवंशिक विकार जो होते हैं, आनुवंशिक विकार को पता कर लेते हैं। यहाँ पे हम आनुवंशिक विकार लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे एक आध क्रोमोसोम कम है, उसका पता चल जाता है आनुवंशिक विकार, है ना। आनुवंशिक विकारों जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम को पता किया जाता है। ये सबको समझ में आया। फिर इस टेक्निक को भारत में बैन कर दिया गया है ना। क्यों बैन किया गया? क्योंकि इसके द्वारा हम गुणसूत्रों का पता लगाते हैं, आनुवंशिक विकारों का। तो इसके द्वारा हम जब क्रोमोसोम टेस्ट करते हैं, उसके द्वारा लिंग का भी पता लग जाता है कि बच्चा मेल है या फीमेल। तो इसके द्वारा फीमेल फर्टिसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जो हमारा भ्रूण हत्या होती है ना, बालिका भ्रूण हत्या, उसके केस बढ़ गए थे। इसके द्वारा पता चल जाता था, लोग टेस्ट करा लिया करते थे तो पता चल जाता कि बच्चा मेल है फीमेल। तो फीमेल होता था तो लोग हमारा अबॉर्शन करा देते थे। इसको पता लगने के बाद प्रेगनेंसी के टाइम में अबॉर्शन करा देते थे, तो उससे हमारा फीमेल फर्टिसाइड के केस बढ़ गए थे, फीमेलों की पॉपुलेशन कम होने लगी थी। तो इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। इस पर प्रतिबंध है, ठीक है। इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, किसको लेकर के? क्योंकि इससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता था, इससे लिंग का पता चल जाता था। तो इस तकनीकों को हमारा बैन कर दिया गया। एमनियोसेंटेसिस जो थी, इसको हम इंडिया में बैन कर दिया गया है। और आज भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, फिर भी करा लेते हैं इसको। भारत में बैन है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम गांव देहात में देखेंगे तो आज भी लोग इसके लिए 20-20 हज़ार रुपये में दे के करा लेते हैं डॉक्टरों को। डॉक्टर भी इस काम में लगे हुए हैं, सबको पैसा कमाने से मतलब है। किसको मतलब है कि भ्रूण हत्या हो रही है, फीमेल फर्टिसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को पैसा कमाने से मतलब है तो कर देते हैं आज भी इसको। लेकिन लीगलाइज ये बैन है, लेकिन फिर भी लोग इलीगल तरीके से इसको करते हैं आज भी। गांव देहात में बहुत देखा है मैंने, ठीक है। ये क्लियर? इसके बाद में जो अगली जो चीज़ हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है, सहेली, ठीक है ना। सहेली क्या होती है? एक नॉन स्टेरॉयडल गोली है, नॉन स्टेरॉयडल पिल्स, है ना। नॉन स्टेरॉयडल
पिल्स है ये, गर्भ निरोधक गोली। इसको इसको हफ्ते में एक बार लिया जाता है। हाई कॉन्ट्रासेप्शन पावर होती है इसमें, है ना, और ये इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, कम दुष्प्रभाव होते हैं। सहेली गोली की जो हमारे की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, गर्भ निरोधक गोली है, इसको हफ्ते में एक बार लेते हैं। इसके बाद में फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, नॉन स्टेरॉइडल होती है। फीमेल को जो होता है बेबी जब इम्प्लांट होता है उसको नहीं होने देती है, इसकी लेयर में चेंजेस कर लेती है यूट्रस के में, है ना। तो इसको किसने खोजा था? CDRI लखनऊ ने इसकी खोज की थी। CDRI लखनऊ सब लोग जानते होंगे फुल फॉर्म, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, है ना, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र ऐसे करके कुछ हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना, लखनऊ। इसने इसकी सबसे पहले खोज की थी, CDRI लखनऊ ने, है ना। यहाँ तक क्लियर? हफ्ते में एक बार लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव बहुत ही कम है, तो इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये टॉपिक क्लियर? जैसा कि मैंने बोला था आपको, थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं NCERT। आपको जो भी लिखना हो तो लिख लेना। तो देखिए आपको स्क्रीन पे कुछ NCERT दिखेगी, ठीक है, स्क्रीन पे इमेज शो हो रही होगी, देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पिछले अध्याय में हमने जनन तंत्र रिप्रोडक्शन और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्ष अर्थात स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से यह तात्पर्य समझते हैं, यह शब्द साधारणतः स्वस्थ अंगों और उसमें सामान्य प्रकारों से संबंधित है ना, जैसा कि मैंने बताया था, जो स्वस्थ अंगों से संबंधित है, लेकिन वस्तुतः एक व्यापक परिक्षेप को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम शारीरिक रूप से फिट हैं तो फिट हैं, उसके भावात्मक एवं सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी थी। हेल्थ शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक, है ना, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल स्वास्थ्य, ऐसे समाज के रूप में जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है ना, जिसमें लोगों के जनन अंगों शारीरिक रूप से प्रक्रियात्मक रूप से सामान्य हो, यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावात्मक एवं व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। जनन अंगों को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है, इसे पाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनानी चाहिए, आइए देखें। देखिए नीचे ये दिख रहा होगा पैराग्राफ, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियाँ। क्या क्या हमारी जनन स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं और उनसे निपटने के लिए हमने क्या क्या कार्य नीतियाँ बनाई हैं। मैंने बताया था कि भारत विश्व में एक पहला देश है जिसने हमारा ये RCS प्रोग्राम लॉन्च किया था। जनन स्वास्थ्य प्रोग्राम सबसे पहले लॉन्च किया था, है ना, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन या परिवार
कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी हमारी 1951 में हुई थी, है ना। पिछले दशकों में समय समय पर इसका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया है। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम को फिलहाल मतलब इसके फील्ड को काफ़ी बढ़ा दिया गया और उसमें एक शब्द और ऐड कर दिया, जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। यह कार्यक्रम के अंतर्गत जनन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज को तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जाते हैं, है ना। जनन रूप से स्वस्थ समाज को तैयार करने के लिए बहुत सारे उनको सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जा रहा है लोगों को, है ना। तो देखिए, ये श्रव्य एवं दृश्य ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी, है ना, गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जो थे जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता प्रदान कर रही है लोगों में, है ना। पहले नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे जिसके द्वारा लोगों को जानकारी प्रदान की जाती थी। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए माता पिता, अन्य निकट संबंधी, इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। माता पिता का, निकट संबंधी, दोस्तों का जनन स्वास्थ्य में बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि जानकारी प्रदान करना एक दूसरे को, है ना। शिक्षक एवं मित्रों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, है ना। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि लोग स्टूडेंट जब क्वेश्चन पूछता है तो टीचर या तो उसको शांत करके 1-2 मार्क के बिठा देता है या तो शर्मा के बच्चा पूछता ही नहीं है। ये विद्यालयों में जनन स्वास्थ्य की जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है ना, क्योंकि अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं। यदि पहले से पता होगा तो नहीं होगी। और जब सबसे बड़ी चीज़ होती है बचाव, है ना। बचाव बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हर डिसीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता है। पहले ही बचाव किया जाए, है ना, तो डिसीज़ होगी क्यों। इसके बाद में देखिए, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें। ऐसे कोई भी भ्रांति फैल जाती है, अफवाह फैलती रहती है, उन पर बच्चे विश्वास ना करें क्योंकि उन्हें सही जानकारी होगी तो। इसके बाद में देखिए, उनके गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था एवं संबंधित परिवर्तनों, किशोरावस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको पहले ही बता दिया जाए कि ये दिक्कतें होंगी, वो डरेंगे नहीं, है ना। सुरक्षित एवं स्वस्थ यौन क्रियाओं के बारे में जानकारी दी जाए और यौन संचित रोग एड्स के बारे में जानकारी दी जाए कि ऐसे एड्स नहीं होगा, क्या क्या मेथड है, ये सब पहले ही जानकारी दी जाए। विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधित स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होंगी, ऐसी जानकारी पहले दी जाए तो स्वस्थ जनन जीवन बिताने में सहायक होंगे। लोगों को शिक्षित करना, विशेष रूप से जनन सम जोड़े, जैसे जो रिप्रोडक्टिव जोड़ा है जैसे हमारा, और जो रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं उनको ये जानकारी दी जानी चाहिए, है ना। जिनकी आयु विवाह योग्य है उनमें उपलब्ध जन्म नियंत्रक जो कॉन्ट्रासेप्टिक है उनके विकल्पों के बारे में, क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिक विकल्प हैं तुम इनका यूज़ कर सकते हो, है ना, ताकि जनसंख्या कम हो, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने से रुक सकें, उनके बारे में पहले ही जानकारी दे देनी चाहिए। और गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की तब या पोस्ट नेटल केयर के बारे में देखभाल की शिक्षा प्रदान करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। और स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व और जागरूक स्वस्थ परिवारों को महत्व, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाले सामाजिक उत्पीड़न, क्या क्या यौन दुरुपयोग होते हैं, है ना, जनसंख्या बढ़ेगी तो यौन दुरुपयोग होंगे, है ना, यौन शोषण होते हैं, इन सब से बचा जाए, अपराधों से बचा जाए, यौन अपराध जो होते हैं इन्हें रोकने हेतु जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक स्वास्थ्य समाज तैयार करने के बारे में विचार करें, है ना, और आवश्यक कदम भी उठाएं। इसके बारे में देखिए, जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं, स्ट्रक्चरल सर्विस प्रदान करना, है ना, और व्यावसायिक विशेषज्ञता
प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ डॉक्टर्स जो होते हैं उनको प्रदान करना। सबसे पहले हम हॉस्पिटल खड़े करेंगे। संरचनात्मक सुविधाएं का मतलब हॉस्पिटल खड़े कर दिए बड़े बड़े। इसके बाद में उसमें हमारे जो व्यावसायिक विशेषज्ञता नहीं है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज डॉक्टर ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे बिल्डिंगों का। इसके बाद में भरपूर भौतिक सहारा हो। जब उसमें इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट ही नहीं है तो क्या मतलब है डॉक्टरों का और बिल्डिंगों का। इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट प्रदान करना ये इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। लोगों को जनन संबंधित समस्याएं जैसे साक्षरता में क्या क्या दिक्कत होती है, प्रसव, पार्चुरेशन, यौन संचारित रोग, STD, गर्भपात जो होता है हमारा, गर्भ निरोधक और मेंस्ट्रुअल के बारे में क्या क्या इनमें क्या क्या समस्या होती हैं, ये हमारे स्टेरिलिटी हो गई, बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सीय सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकी और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने भी आवश्यक है ताकि लोग सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती हुई मातृ भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस जो मैंने बताया था अभी, जांच लिंग परीक्षण पर वैधानिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लीगल रूप से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, ठीक है ना। और व्यापक बाल परीक्षण टीका, इसको टीका को लगाया जा रहा है बच्चों को व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण के लिए, है ना। आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है इस योजना में। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, यही एमनियोटिक द्रव्य में जो घुले हुए विकासशील भ्रूण जो होता है उसकी कोशिकाओं को विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके द्वारा हमारे आनुवंशिक विकारों का पता लगाया जाता है ना। ये वाला समझा ही दिया। सहेली के बारे में देख लीजिए। सहेली क्या है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। इसे CDRI लखनऊ, केंद्रीय औषध अनुसंधान लखनऊ ने बनाया था। यहाँ तक क्लियर। यौन संबंधित मामलों में बेहतर जागरूकता, आधिकारिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव एवं बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल की से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है ना। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर हुआ करती थी प्रसव के टाइम पे। अब इन कार्यों को इम्प्लीमेंट होने से कुछ जो है कमी आई है, काफ़ी कुछ ही कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ जो है कमी आई है ना। और यौन संचित रोगों की सही जांच पड़ताल और देखभाल, कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना बेहतर समाज एवं जनन स्वास्थ्य का संकेत देता है। पहले क्या होता था, किसी को STD भी हो गया, यौन संचित रोग, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाता, शर्माने की वजह से, है ना, शर्म की वजह से। लेकिन अब लोग जाने लगे हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ तक क्लियर। अगले जो टॉपिक की बात करते हैं हम, जनसंख्या स्थायीकरण, ठीक है ना, एवं जन्म नियंत्रण। सेनेसेंस कब होती है हमारी जनसंख्या की गणना कब होती है, जनगणना जैसे बोलते हैं ना, गांव-गांव में होती है। कब होती है, 10 साल बाद होती है ना। तो हम इसके द्वारा कुछ आंकड़े आते हैं ना, गांव-गांव से इकट्ठे होकर के, ब्लॉक स्तर से होते हुए जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से, पूरा देश का, फिर वर्ल्ड का आंकड़े आते हैं निकल के, कितनी पॉपुलेशन 10 सालों में ग्रो हुई। तो उसका एक मूल्यांकन किया जाता है, क्या क्या हेल्थ फैकल्टी में सुधार हुआ, कितनी मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी हो सकी, है ना। तो ये सब का हम अध्ययन करते हैं ना। सबसे पहले बात करते हैं विश्व जनसंख्या की। विश्व जनसंख्या यहाँ पे लिखेंगे सन 1900 में। 1900 में जब सेनेसेंस हुई थी, जनगणना हुई थी, तो हमारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कितनी जनसंख्या थी, 2 अरब या 2 बिलियन।
इसके बाद में 100 साल के बाद में आंकड़े का अध्ययन किया है, जैसे 2000 में, तो कितना हो गई पॉपुलेशन ग्रो करके 6 अरब, या हम इसको बोल देंगे 6 बिलियन, है ना। फिर 10 साल बाद सेंसस होती है, इसके बाद में 10 साल बाद हुई, सन 2011 में हुई। वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, विश्व जनसंख्या की, है ना। तो कितनी हो गई 7.2 अरब, 7.2 बिलियन, है ना, इतनी हो गई। देख रहे हो कितनी तेज़ी से जो जनसंख्या है ना बेटा, ये ग्रो कर रही है। समय के साथ साथ इतनी जनसंख्या ग्रो कर रही है, क्योंकि अब देखो मरने वाले भी मर रहे हैं, पैदा होने वाले पैदा हो रहे हैं, तो जनसंख्या ग्रो क्यों कर रही है? यही तो ग्रो कर रही है, जबकि मेंटेन रहनी चाहिए ना, क्योंकि हमारा इतनी अच्छी हेल्थ फैकल्टी हो चुकी है, हमारी फैसिलिटी, कि हम बुढ़ों को भी बचा सकते हैं, और जो हमारे नवजात शिशु हैं उनको भी हम सुरक्षित रूप से प्रसव के दौरान बचा सकते हैं। तो इसी कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब हम भारत की बात कर लें कि जनसंख्या सन आज़ादी के समय में, आज़ादी कब हुई थी सब लोग जानते होंगे, इंडिपेंडेंट हमें कब मिली थी 1947 में। तो हम इसमें लिखेंगे आज़ादी के समय, सेंस हुई थी आज़ादी के समय। उस टाइम जो हमारी जनसंख्या थी हमारी 35 करोड़ थी, है ना। कितनी थी? 35 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन फिर 1900 में की बात करें तो कितनी हो गई हमारी? 1 बिलियन हो गई। 1900 में 1 बिलियन जनसंख्या हो गई हमारी। फिर इसके बाद में आज़ादी कब हुई थी? 1947 में तो हमारी 35 करोड़ थी। इसके बाद में आज़ादी तो 1947 हुई थी, तो उसके बाद में 2000 में सेंसस हुई थी, है ना। 2000 में हुई तो हमारी 1 बिलियन हो गई, इतनी पार कर गई, 35 करोड़ से 1 बिलियन। सोच रहे हो उस टाइम खाने के लिए नहीं था, आज़ादी के बाद इतनी पॉपुलेशन ग्रो हुई। किसी को वो जानकारी नहीं थी ना इतना कि जितने कम बच्चे पैदा करेंगे उतना हमारे लिए लाभकारी है, ये इसको जानता ही नहीं था। बोलते थे कि भगवान की देन है। 35 करोड़ से 1 बिलियन इन 50 सालों में, देख रहे हो बेटा कितना बड़ा ग्रो हो गई, कितना चेंजेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे सन 2011 में 10 साल बाद फिर हुई, फिर 10 साल बाद हुई तो इसमें क्या हो गया हमारा? इतना ज़्यादा नहीं हो, 1.2 बिलियन हो गया, है ना। ये कितनी हमारा जो है 2% की रेट से बढ़ती जा रही है। 2% की बात करें तो 1000 में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से हमारा बढ़ता जा रहा है। इतनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, दिन बाई दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब देखिए इतनी अच्छी हेल्थ फैकल्टीज होती जा रही है कि हमारा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को काफ़ी कम कर दिया गया है ना। एक लाइन लिखी हुई है, विश्व में हर छठा आदमी जो है हमारा इंडियन है ना। एवरी 6th पर्सन आर इंडियन। एक लाइन और लिखिए इसमें, इंडिया की पॉपुलेशन जो है 2% की रेट से हर साल बढ़ती जा रही है। प्रति 1000 व्यक्ति में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से बढ़ते जा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि के इंडिया में 2-3 कारण हैं। पहला जो कारण है हमारे जो हैं किशोरावस्था के लोग, जनन समय आयु के जो लोग हैं, रिप्रोडक्टिव एज वाले जो लोग हैं हमारे बहुत ज़्यादा हैं, है ना। जबकि चीन में इतना नहीं है, वहाँ पर क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा है, ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं। और हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं ना मोदी जी कभी कभी कि भारत जवानों का देश है, तो वही इसी किशोरावस्था वालों की बात करते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं हमारे यहाँ रिप्रोडक्टिव एज के, तो पॉपुलेशन इतना ग्रो कर रही है इतनी तेज़ी से, यही कारण है। और दूसरा जो कारण है हमारा
लोगों को जानकारी कम है ना। गांव साइड के लोग जो हैं आज भी कम जानकारी है इस चीज़ के बारे में, हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में इतना जानते ही नहीं है। जो RCH प्रोग्राम के तहत यही चीज़ की जानकारी देने में सरकार लगी हुई है कि हमारा नए नए जो गर्भ निरोधक मेथड है उनके बारे में जानकारी दे रही है। पिल्स और जो IUDs होती है हमारी और जो बैरियर मेथड है उनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और फ्री डिस्ट्रीब्यूट कराए जा रहे हैं। हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री डिस्ट्रीब्यूट कराए जा रहे हैं। जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनके बारे में जानकारी दी जा रही है और लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसके बाद में एक कारण और आ जाता है हमारा, जो हमारा मैरिजेबल ग्रुप थी पहले यहाँ पर जो होते थे हमारे इंडिया में। इस बीच में देखिए ये पॉपुलेशन ग्रो करी है ना 35 से 1 बिलियन। इस बीच में क्या होता था, बाल विवाह का ट्रेंड ज़्यादा था। इतना ज़्यादा बाल विवाह होता था गांव साइड में कि जितनी जल्दी विवाह कर देंगे उतने ज़्यादा बच्चे होते रहते थे। इस वजह से भी पॉपुलेशन जो हमारी काफ़ी ग्रो कर गई थी, है ना। एक चौथा कारण और है पॉपुलेशन ग्रो करने का कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में काफ़ी कमी हो गई है ना। तो पॉपुलेशन लगातार ग्रो कर रही है। यहाँ तक क्लियर। अब उपायों की बात कर लें। जनसंख्या कमी के लिए क्या क्या उपाय करने जाने चाहिए, अब लोग लिख लीजिए एक बार, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। इतना ज़्यादा लिखने का टॉपिक नहीं है उपायों में। जैसे सरकार क्या कर रही है, हमारे छोटे छोटे परिवार हैं उनको बढ़ावा दे रही है। और एक नारा आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो, ये लिखा मिलता है। हम जैसे जाते हैं सरकारी हॉस्पिटलों में उनमें लिखा मिलता है हम दो हमारे दो। इस सोच को जो आगे बढ़ा रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हम दो हैं तो हम जब यहाँ से धरती छोड़ के जाएंगे तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो बदलाव है, हमारे 2 बच्चे ले लें। हम 2 थे हमारे 2 हो गए, तो पॉपुलेशन ग्रो की नहीं की। तो ये एक अच्छा तरीका है। और जो कुछ शहरी लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है कि हम 2 हमारा 1, इसके नारे को उन्होंने अनुमति दी है। काफ़ी शहरी और जो पढ़े लिखे कामकाजी युवा दंपत्ति हैं उन्होंने इस सोच को बढ़ावा दिया है ना। और विवाह योग जो है हमारे इंडिया में कितनी एज है, विवाह उपायों में यह भी है कि विवाह आयु को निश्चित कर दिया गया है। विवाह आयु महिलाओं में जो है हमारा 18 वर्ष है और पुरुषों में कितनी है, 21 वर्ष। महिलाओं में कितनी है, 18 वर्ष। 18 से कम नाबालिग होते हैं ना, बाल विवाह में आ जाता है। और पुरुषों में 21 वर्ष, ये विवाह आयु है ना। अब आप पूछेंगे कि महिलाओं की कम क्यों है। बेटा ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं में मैच्योरिटी पहले आ जाती है। आपने देखा भी होगा मेल में जो है 14 साल के बाद आती है, महिलाओं में 12 के बाद भी आ जाती है ना। उनमें मैच्योरिटी पहले आ जाती है, तो इसलिए थोड़ा एज कम है। और कुछ इंडियन रूप में हम बात करें कि मेल बड़ा होगा तो थोड़ा डोमिनेंट ज़्यादा रहेगा, इस चीज़ से भी रखा गया है इसको, है ना। वैसे साइंटिफिक रीज़न की बात करें तो यही चीज़ है, बहुत अच्छा रीज़न है ये कि क्योंकि फीमेल में मैच्योरिटी पहले आ जाती है तो ज़्यादा मैच्योर होती हैं, और मेल का थोड़ा मैच्योरिटी बाद में आती है और थोड़ा घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है, तो उसी वजह से थोड़ा एज को ज़्यादा रखा गया है ना। यहाँ तक टॉपिक समझ में आया होगा आपको। अब कुछ गर्भ निरोधक उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। हम गर्भ निरोधकों के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में देखिए कुछ आइडियल गर्भ निरोधक की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में बात करें हम कि हमारी आदर्श जो आइडियल गर्भ निरोधक है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हमारी। यहाँ भी लिखिए आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषताएं, है ना।
आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ना। आदर्श गर्भनिरोधक, तो देखिए इसमें जो है हमारा सबसे पहले बात कर लें तो इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, है ना। इजीली अवेलेबल या आसानी से उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। जो हमारी गर्भ निरोधक है ना, वो आसानी से अवेलेबल होगा, कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा, यही काफ़ी बड़ी विशेषता हो जाती है। और एक अगली जो आती है हमारी, प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाली, कर्ता के हितों की रक्षा करने वाले होने चाहिए। एक आता है कॉन्डोम आता है, उसमें क्या होता है हमारा, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ही लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं इसके, है ना। और इसके द्वारा यही एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम एड्स से भी बच सकते हैं। एक बैरियर मेथड होता है, इसके द्वारा यही एक है जिसके द्वारा एड्स से बचा जा सकता है। एड्स किससे होता है हमारा, एड्स जो होता है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं उनके फ्लूइड के द्वारा होता है ना। तो जब फ्लूइड कांटेक्ट में ही नहीं आएगा बैरियर मेथड के द्वारा, तो कैसे होगा HIV, है ना। तो देखिए इसको लिख देंगे हम यूज़र फ्रेंडली, है ना, या इजी, ऊपर वाला हो गया हमारा इजीली अवेलेबल। और हमारा जो गर्भ निरोधक है ऐसा होना चाहिए जिसके जो है साइड इफेक्ट बहुत कम हो या हो ही ना। यहाँ पे लिख देंगे लीस्ट साइड इफेक्ट या नो साइड इफेक्ट। और एक और लिख देंगे हम रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए, है ना। क्यों रिवर्सिबल, परमानेंट मेथड के बारे में पढ़ा होगा आपने, अभी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। परमानेंट मेथड, उसमें क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर होती है। एक बार परमानेंट मेथड सर्जिकल मेथड होते हैं, उसे काट के बांध दिया गया, दोबारा उसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता है। और रिवर्सिबल यहाँ पे मतलब है रिवर्सिबल का कुछ आते हैं वॉल टोपी जैसे, वो जो होता है रिवर्सिबल होती हैं, दोबारा यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना, धुलने के बाद। तो रिवर्सिबल होना चाहिए और हमारा इजीली अवेलेबल होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। और चौथा जो आता है हमारा, इसमें क्या आता है कि हमारा किसी भी तरह से मैथुन में बाधक नहीं होना चाहिए, है ना, काम इच्छा में बाधक नहीं होना चाहिए, मैथुन में बाधक ना हो, ठीक है ना, सेक्सुअल डिजायर में कोई भी कमी ना करे, ऐसा होना चाहिए, है ना। सारी चीज़ें हो गई आपके आदर्श गर्भ निरोधक की विशेषता हो गई। इसके बारे में हम कुछ मेथड के बारे में बात करेंगे, हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम 2-3 तरह के मेथड आते हैं, परमानेंट मेथड आता है और बैरियर मेथड्स आते हैं, IUDs आते हैं। एक बार आपको बता देते हैं, उसके बाद में थोड़ा पढ़ाएंगे नेचुरल मेथड के बारे में। देखिए निरोधक, गर्भ निरोधक के रूप में हम किसको यूज़ कर सकते हैं, देखो IUD आती है ना। IUD क्या होता है, एक इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में, है ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, इसमें कॉपर लोड कर देते हैं, कुछ में हार्मोन भी लोड किया जाता है। और हमारा गोलियाँ आती हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ आती हैं, मैंने ये आपको पढ़ाया था, सहेली भी एक गर्भ निरोधक गोली है जिसको खा लेते हैं हम, तो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाता बेबी, तो हमारा फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है इसे खाने के बाद, हफ्ते में एक बार खाते हैं। और कुछ गोली आती हैं डेली खाने की आती हैं, महीने बस 5 दिन लास्ट में नहीं खाते, महीने में 25 दिन खाते हैं, वही पढ़ाऊँगा उनके बारे में। और हमारे
बैरियर मेथड आते हैं, बैरियर, ठीक है। फीमेल और फीमेल के दोनों अलग अलग आते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला जो आता है हमारा अंतरोपण, अंतरोपित इम्प्लांट आते हैं, ठीक है। इम्प्लांट करा लेते हैं इंजेक्शन के रूप में, यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं 4-5 नीडल को, धीरे धीरे रिलीज़ करता रहता है, तो इससे भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती, 5 साल के लिए मुक्ति हो जाती है। कुछ में उसी हिसाब से लोड करके इम्प्लांट किया जाता है। अंतरोपित आ जाते हैं, कुछ टीके आते हैं, पर इन सब का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। आईओडी गोली का, अंतरोपित का, बैरियर मेथड का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही कम है। कुछ टीके आते हैं ना, और हमारे टोपी आते हैं, बाल्ट या टोपी की बोल देते हैं। कुछ क्रीम आती हैं या जेली जो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती हैं। बहुत सारे हमारे गर्भ निरोधक विधियाँ हैं, और हमारे सर्जिकल मेथड आते हैं हमारे, जिसको हम परमानेंट मेथड कहते हैं। रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है इनकी, है ना। सर्जिकल मेथड है ना, सर्जिकल मेथड आ गया। अब हम सबसे पहले नेचुरल मेथड की बात करेंगे, इसके बाद में हम कॉन्ट्रासेप्टिव के नेचुरल मेथड। हमारे जन्म नियंत्रण के जो होते हैं हमारे प्राकृतिक विधियाँ कौन कौन सी हैं। प्राकृतिक विधियों की बात करें, नेचुरल मेथड, इनमें क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट वेरी लो होते हैं या होते ही नहीं हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट मान लो 0 के बराबर होते ही नहीं हैं नेचुरल मेथड के। पर इसमें क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी भी नहीं रहती है कि 100% ये कारगर ही माने जाते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनके फेल होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है नेचुरल मेथड या प्राकृतिक विधियों की, ठीक है ना। इन पर पूरा 100% बिलीव करके तो हम चल ही नहीं सकते हैं। आवधिक संयम पहला, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक अबिस्टेंस, है ना। इसमें क्या होता है हमारा, ऐसे मैंने बताया था 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है हमारा, है ना। मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने का होता है, ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड कितने का होता है, साइकिल 28 डे का होता है। वैसे ±2 डेज लिख सकते हैं ना। ओव्यूलेशन हमारे 14वें दिन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो हमने मान लिया ओवम, हमने इधर चलो 2 दिन पहले हो जाएगा, तो हम इधर मान लिए 12th डे, है ना। 2 दिन बाद भी हो सकता है, 16th डे हमने मान लिया ओव्यूलेशन, क्योंकि सब फ्रिक्शन में चलेगा, लगभग में चलेगा सब, यहाँ पे समथिंग में, है ना। तो 2 दिन पहले मान लिया हो गए, 2 दिन बाद हो गए, 12 से 16 डे, इसके बीच हो ही जाएगा ओव्यूलेशन, ये मान लीजिए ना। तो हम मान लीजिए हमारा 11वें दिन हमारा स्खलन हुआ, है ना। 11वें दिन हमारा मैथुन क्रिया हुई, तो उसके द्वारा 1 या 2 दिन स्पर्म की लाइफ होती है। स्पर्म की लाइफ कितनी, 2 डेज, है ना। तो हमारा फिर भी तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। 11वें दिन हुआ तो 13वें दिन तक लाइफ रहेगी, स्पर्म जीवित रहेगा, तब भी तो हो जाएगा, क्योंकि ओवम रिलीज होएगा 12वें दिन, तो मान लो। तो हम इधर को हम 2 दिन और छोड़ देते हैं, स्खलन हुआ तो उसके लिए। इधर क्या होता है, मान लो 16 डे ओव्यूलेशन हुआ, हमने 17वें दिन हमारा मैथुन क्रिया हुई, तो उसके द्वारा फिर भी तो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है ना, कि ओवम 1 दिन तो रिलीज रह सकता है, ओवम की लाइफ 1 दिन मान लो, तो हम इधर 17 डे मान लिया। ये जो हमारा है 10 से 17वें डे जो है हमारा, ये हमारा फर्टाइल पीरियड होता है।
है ना। तो हम इसमें क्या होता है हमारा 10 में 17वें दिन हम कोइटस से बचे, मैथुन क्रिया से बचे 10 से 17वें दिन, है ना। 17 दिन मैथुन क्रिया से बचे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो डेज होते हैं वो हमारा सेफ पीरियड रहता है। 10 से 17वें दिन जो होता है, इस टाइम हम बच जाएं तो बहुत ही कम चांस रहते हैं कि हमारा फीमेल प्रेग्नेंट होगी, है ना। ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में इसको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके फेल होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट इसके शून्य के बराबर हैं। ये वाला मेथड समझ में आ गया। आवधिक संयम या हमारा नेचुरल आवधिक संयम या हमारा पीरियडिक अबंडेंस, है ना। अगला जो मेथड आता है हमारा प्राकृतिक विधियों में ही चल रहा है, मैंने मिटा दिया। अगला जो मेथड है हमारा बाह्य स्खलन बोल देते हैं इसको, या हम कोइटस इंटरप्शन। सेकंड है बाह्य स्खलन, कोइटस इंटरप्शन। इसमें क्या होता है हमारा, जैसे जब मैथुन क्रिया हो रही होती है उस टाइम जब इजैकुलेशन होने वाला होता है, स्खलन जब होने वाला होता है, तो उस टाइम हम अपने शिश्न को योनि से बाहर निकाल लेते हैं। तो जो स्खलन होगा वो बाहर होगा, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, क्योंकि इजैकुलेशन बॉडी के बाहर होगा। तो इसके द्वारा जो पुरुष मैथुन साथी द्वारा, इसका फीमेल जो पार्टनर रहता है उसके द्वारा स्खलन से पूर्व शिश्न को योनि से बाहर निकाल लिया जाता है। जब इजैकुलेशन बाहर होगा तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी चांसेस तो रहते ही हैं, तो 100% कारगर नहीं है ये भी विधियाँ। तो इसके लिए इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं शून्य के बराबर है, लेकिन इसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के रूप में यूज किया जाता है ना। इसके बाद में जो हमारा तीसरा जो मेथड आता है स्तनपान जो होता है हमारा, उस टाइम जब मैंने बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है ना। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो LH एंड FSH जो गोनेडोट्रोपिन्स का जो सीक्रेशन है वो ब्लॉक रहता है। तो हमारा जो ओवम परिपक्व ही नहीं होगा, मैच्योर ही नहीं होगा, तो कैसे ओव्यूल्यूशन होगा। उस टाइम 6 महीने तक करीबन प्रसव के बाद में हमारा मेंस्ट्रुअल बंद रहता है, तो उस टाइम 0 के बराबर रहती है ना। प्रेगनेंसी के चांस बिल्कुल 0 ही रहते हैं उस टाइम। हम लिख सकते हैं इसमें स्तनपान जब कराते हैं, लैक्टेशन एमेनोरिया, या स्तनपान, है ना। स्तनपान जब कराते हैं उस टाइम इसमें क्या होता है, जब यह विधि 6 महीने प्रसव के 6 महीने तक ही कारगर है ना। हमारा क्योंकि हमारा मिल्क का फॉर्मेशन होता है,
शिशु को जो होता है 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए, है ना। स्तनपान कराएंगे, पानी वानी बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए, स्तनपान कराते रहना चाहिए। कोई भी आउटर हमें मिल्क भी नहीं देना चाहिए 6 महीने तक, क्योंकि बच्चे की जो बॉडी रहती है उसको इतना झेल ही नहीं पाती है, क्योंकि इतने कोमल अंग रहते हैं उस टाइम स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है। तो जितना ज़्यादा स्तनपान कराएंगे हम, उतना ज़्यादा हमारा दिनों तक जो हमारा मेंस्ट्रुअल बंद रहता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये क्या है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारा क्या हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? प्रोलैक्टिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जो हार्मोन जब निकलता है तो ये ब्लॉक कर देता है। पिट्यूटरी से ही हमारे ये वाले LH एंड FSH निकलते हैं, ब्लॉक गोनेडोट्रोफिन्स, है ना। LH एंड FSH को हम ब्लॉक करके रखता है ये, तो मेंस्ट्रुअल बंद रहता है। इस समय जो हमारा मेंस्ट्रुअल रहता है, मेंस्ट्रुअल स्टॉप रहता है, ओव्यूलेशन भी नहीं होता। तो इसमें प्रेगनेंसी के चांस 0 के बराबर रहते हैं इस टाइम, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन निकल ही नहीं रहे हैं। हमारा जो है ओवम हमारा परिपक्व ही नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है? ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। तो इस टाइम ये जो है 4 से 5 महीने तक होती है, लेकिन इससे 6 महीने से ज़्यादा इस विधि को बिलीव नहीं कर सकते हैं, इस विधि पर, क्योंकि मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है। एक अच्छा नेचुरल मेथड है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है ना। यहाँ तक का टॉपिक आप आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू।